एवरीवन, दिस इज योर ज्वालामुखी मैम एंड मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस वन शॉट लेक्चर में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सभी की भारी डिमांड पर एक चैप्टर जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि मैम ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो नोट्स हैं, ये हमें कहां पर मिलेंगी? तो ये आप सभी को मिलेंगी हमारी PW की ऐप पर, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो वहां से जाकर आप इन स्लाइड्स को, नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो चलिए आज के इस मोस्ट डिमांडेड चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हम सभी को पता है कि इंसानों में तो हम फिजिकल फीचर्स बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं कि किसी के नए नक्श कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है। तो ये तो हो गए इंसानों के फिजिकल फीचर्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर्स, यानी कि इंडिया में कौन कौन से अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स मौजूद हैं, तो उसको हम लोग ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स बोलते हैं। यानी कि जो विजुअली हम देख सकते हैं कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जो है जमीन बिल्कुल चपटी है, कहीं पे एक टेबल लैंड सा स्ट्रक्चर है, कहीं पर क्या है डेजर्ट है, कहीं पर आइलैंड है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है जो कि हमारे इंडिया में मौजूद हैं। अब जरा इनकी एक एक करके बात हम करने वाले हैं। तो बच्चों ये देखो, ये ना बड़ा ही क्यूट सा एक डायग्राम है जो कि आपको बताता है कि आपके फिजिकल फीचर्स असली में कहां पर लोकेटेड हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्थ में हमारी ये पूरे हिमालयन माउंटेन्स की रेंज है, ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है। उसके बिल्कुल नीचे नदर्न प्लेन्स है हमारे। नदर्न प्लेन्स के बाद यहाँ पर आपका जो प्लेटू रीजन है, आपके सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू, ये सारा रीजन आता है। उसके साथ यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है, आपके ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये सारी चीजें आती हैं। इंडियन डेजर्ट आता है यहाँ पर, और यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, आइलैंड। ठीक है, हमारे आइलैंड यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो भी हमारे फिजिकल फीचर्स का ही एक हिस्सा है। ओके जी, चलो। तो इससे तो ना एक रफ आइडिया आपको दिया गया है कि यार फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं, लेकिन एक एक करके इनको एनालाइज करना किसका काम है? मैम करवाएंगे यार एनालाइज, और आप लोग बैठकर एनालाइज करोगे। चलिए, तो जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इंडियाज लैंड शोज रिमार्केबल फिजिकल डाइवर्सिटी। यार ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक ही टाइप का फिजिकल फीचर मौजूद है। देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। Geologically, Peninsular Plateau, one of the oldest landmass of the earth, made of igneous metamorphic rocks with gently rising hills and broad valleys। तो यार यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब एक तरीके से फॉर्मेशन हुई थी, किसकी फॉर्मेशन हुई थी? कॉन्टिनेंट्स वगैरह की फॉर्मेशन हुई थी। पहले ना एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था। वो सारी जो पढ़ाई थी वो अब जा चुकी है NCERT से, वो तो बाय बाय उस पढ़ाई को बोल दिया है हम लोगों ने। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों, एक टाइम पे जो पूरे हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ना, दे वर पार्ट ऑफ वन सेम कॉन्टिनेंट, एक बड़े कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा थे। उसके बाद टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, हमारी जो प्लेट्स हैं वो हिलने लगती हैं, तो ये कॉन्टिनेंट्स टूटने लगते हैं, और तब जाकर हमारे ये जो एट प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो बनते हैं। तो जब ये फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम पे, अगर मैं आपको बात करूं, हिमालयाज जो है रिलेटिवली बाद में बने थे। उससे पहले से ही पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रीजन है, ठीक है, वो सबसे पुराना हमारा लैंडफॉर्म माना जाता है, क्योंकि वो पहले से बना हुआ था, पहले से वो फॉर्म था। उसके बाद जब वो प्लेट टकराती है एक दूसरी प्लेट से, तब जाके हिमालयाज बनते हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स आर रिलेटिवली न्यूअर, ओके, एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ आवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नाउ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, थोड़े बहुत हिल्स भी हैं, ब्रॉड वैलीज भी हैं। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट हिमालयस, नदर्न प्लेन्स जियोलॉजिकली यंग। हाँ, हिमालयस और नदर्न प्लेन्स का जो फिजिकल फीचर है वो थोड़ा बाद में जाके बनता है और थोड़ा जवान है भाई, यंग है। ओके, जस्ट लाइक यू गाइज। नाउ हिमालयस आर अ यूथफुल फोल्ड माउंटेन सिस्टम विद हाई पीक्स, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो हिमालयस के अंदर आपको जो है बड़ी बड़ी चोटियां जो है पहाड़ की वो देखने को मिल जाएंगी। उसी के साथ डीप वैलीज देखने को मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा वैलीज। वैलीज क्या होती है बच्चों? जो थोड़ा पहाड़ों के बीच में चपटी जमीन होती है, वो वैलीज की बात यहाँ पर हो रही है। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तेज तेज बहती हुई नदियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नदर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय alluvial deposits brought down by rivers, making them fertile and very very suitable for agriculture। और नदर्न प्लेन्स जो कि हिमालयन माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे है ना, ये हिमालयाज है, उसके नीचे नदर्न प्लेन्स है। तो नदर्न प्लेन्स कैसे बने? नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है बच्चों, हिमालयन माउंटेन से जो नदियां उतर के आती हैं, वो नदियां जो हैं डेपोजिशन का काम करती हैं। अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीजें लेकर जाती हैं और उनको डिपॉजिट कर देती हैं और एक लैंडफॉर्म बना देती है, बिल्कुल ऐसे चपटा सा, सीधा सा। तो वो है हमारे नदर्न
प्लेन्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन है, इनके बारे में हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं, एक एक फिजिकल फीचर को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले किससे शुरुआत होगी? सबसे पहले मैम जो सबसे हमारे क्राउन पर जो जगह बैठी है, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में जो जगह है, दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयस के साथ हम लोग अपने फिजिकल फीचर्स की शुरुआत करेंगे, तो फटाफट से आते हैं हिमालयन माउंटेन्स की बात करने के लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, जो जो बात बताऊंगी एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, लेकिन उस टेक्स्ट को समझिएगा। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ अलग सी बात एनसीईआरटी ने बयां करी है, बताई है। देखो, हिमालयन माउंटेन्स जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स, दो अलग चीजें हैं, ठीक है, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। बेसिकली बच्चों हम लोग ही देखते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन्स है, मैंने अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, कि हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन बाद में हुआ है, सो दे आर रिलेटिवली यंग। जैसे आपके पेरेंट्स से आप यंग क्यों हो? क्योंकि आप बाद में पैदा हुए। सेम इज द केस विद द हिमालयन माउंटेन्स, कि वो बाद में बने हैं, उनकी फॉर्मेशन बाद में हुई है, इस वजह से उनको ऐसा लैंडफॉर्म माना जाता है विच इज रिलेटिवली यंग। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले से मौजूद था, वो प्लेट ऐसे टकराई, अभी बताऊंगी वो सब भी, लेकिन उसके बाद हमारे हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड चीज बोली गई है स्ट्रक्चरली फोल्ड, यानी कि फोल्डिंग से ये बने हैं। मैम कौन सी फोल्डिंग? चद्दर को हम फोल्ड करना जानते हैं और हमें किसी फोल्डिंग के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना एक समझिए, एक ये यूरेशियन प्लेट है, इसको थोड़ा सा सर्कल में बनाते हैं। यहां पर एक यूरेशियन प्लेट थी और उससे आके टकराई, उससे आके, जैसे एक ये प्लेट है आके टकराई, आपस में दो प्लेटें आके टकराई, ठीक है। इस प्लेट में हमारा, प्लेट इन द सेंस खाने वाली प्लेट नहीं बच्चों, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स आके टकराती हैं। यहां पर यूरेशियन प्लेट मौजूद है, ये प्लेट इधर को आएगी और टकराएगी इससे, इनके टकराने से हुई फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब ऐसे टकराई प्लेट्स और ऐसे ऐसे करके फोल्डिंग हो गई। फोल्डिंग होने से ना ये वाली जो चीज है, जहां पर वो टकराती है, वो राइज हो जाता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वो जो लैंडफॉर्म हमारा बनता है, वो थे हमारे हिमालयन माउंटेन्स। दोनों प्लेट्स टकराती हैं आपस में, टकराने से फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग से वो जो लैंड मास है वो ऐसे बढ़ता है, आगे की तरफ इंक्रीज होता है, और उसी से हमारे हिमालयन माउंटेन्स की चोटी बन जाती है, हाइट बन जाती है, ठीक है, पीक्स बन जाती हैं। दैट इज हाउ दोज माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। इसी वजह से बोला गया है कि दे आर स्ट्रक्चरली फोल्ड एंड जियोलॉजिकली यंग, बने बाद में, और स्ट्रक्चरली फोल्ड यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर है वो फोल्डिंग के थ्रू उनको वो हाइट मिली है। उसी के साथ देखो, स्ट्रेच फॉर अबाउट 2400 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। अरे ये क्या, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया भाई? ओके, फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, फॉर्मिंग अ मैसिव आर्क शेप्ड बैरियर अक्रॉस इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर्स। अब यहां पे बोला गया है बच्चों कि ये जो हिमालयस का एक्सटेंशन अगर आप देखो कि कहां से कहां तक वो मौजूद है, तो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर तक स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम द इंडस रिवर टू द ब्रह्मपुत्र। इंडस जो यहां से बह रही है और ब्रह्मपुत्र जो इधर को बह रही है, तो इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक 2400 किलोमीटर की लेंथ पे ये लोग एक्सटेंड करते हैं। कौन लोग? हिमालयन माउंटेन्स। चलिए, इट्स अ मैसिव आर्क, आर्क इन द सेंस मैथ्स में पढ़ते हो ना, आर्क इस तरीके की, ठीक है, तो ऐसी जो होती है आर्क बोलते हैं इसको। एक मैसिव आर्क है, शेप्ड बैरियर, बैरियर इन द सेंस बच्चों, हिमालयन माउंटेन्स इतनी लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो दे एक्ट एज अ बैरियर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े हैं, कि इंडिया में जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उनको आने से रोकते हैं, बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करते हुए ये नॉर्थ में आपके बैरियर्स खड़े हुए हैं। नाउ देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर to 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश विद अ ग्रेटर हाइट वेरिएशन इन द ईस्ट। एक और चीज यहां पर बताई गई है कि जो विड्थ है, विड्थ क्या होती है मेरे बच्चे? विड्थ होती है चौड़ाई। विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है चौड़ाई। तो चौड़ाई जो है वो भी वेरी करती है। चौड़ाई ज्यादा कहां पर है? 400 किलोमीटर कश्मीर में। आपको देखने से पता चल रहा है यार कि यहाँ पर जो हिमालयन माउंटेन्स है वो ज्यादा चौड़े हैं। कश्मीर में 400 किलोमीटर की चौड़ाई है, बट वही चौड़ाई कम हो जाती है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आते आते। नॉर्थ ईस्ट में 150 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की चौड़ाई है इन हिमालयन माउंटेन्स की। बट एक और फीचर है बच्चों इनका, एक और फीचर ये है कि हिमालयन माउंटेन्स की हाइट ज्यादा ईस्टर्न पार्ट में है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। ईस्ट में
ज्यादा हाइट है इन माउंटेन्स की, दे आर अमंग द लॉफ्टीएस्ट एंड द मोस्ट रगेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। बहुत ही, अगर वर्ल्ड में अगर आप इन माउंटेन्स को देखोगे तो दे आर वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट, यानी कि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। उसी के साथ रगेड माउंटेन रेंजेस। रगेड माउंटेन का मतलब है बहुत ही हार्श रफ टेरेन है, इनकी जो जमीन है काफी रफ है, ठीक है, वैसे टाइप का यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यार एक चीज ये देखो, ये वाली क्लियर मैं आपको करती हूँ, जैसे कि यहां पर मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ठीक है। सपोज जैसे जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, यहां पर अगर आप देखोगे चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, चौड़ाई ज्यादा है, जो कि ईस्ट में आते आते चौड़ाई कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पर आके चौड़ाई कम हो रही है। बट उसी के साथ हम एक और चीज देखते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई इधर ज्यादा है, ऊंचे पहाड़ आपको इधर ज्यादा मिल जाएंगे और वहीं पे थोड़े छोटे हाइट के पहाड़ आपको वेस्ट में मिलेंगे। ओके, तो ये वाला डिफरेंस है। विड्थ वेस्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट, वेस्ट में विड्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट, बट लंबाई जो है पहाड़ों की वो ईस्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्ट। अब मैम ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाती हूँ। तो जब बच्चों ये प्लेट्स टकराई थी, ठीक है, जब ये प्लेट्स टकराई थी, जैसे ये एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर से आ रही है, ये जब टकराती है ना, तो पहले इनका जो टकराना है वो कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही वेस्ट में जाती है। क्योंकि ये पहले ईस्ट में टकराई, इस वजह से ईस्ट में जो पहाड़ है उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है और वेस्ट में जो पहाड़ है उनकी हाइट थोड़ी सी कम है। दिस इज द थिंग। ओके, तो समझिए, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, यहां पर इतनी बात हमको समझ में आई है, जियोलॉजिकली यंग, स्ट्रक्चरली फोल्ड आपको याद रखना है कि फोल्डिंग से बने हैं। कितनी लेंथ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, 2400 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर रहे हैं, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक। विड्थ ऑब्वियसली वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में कम है, लेकिन जो लंबाई है पहाड़ की वो यहां पर ज्यादा लंबाई है और यहां पे ज्यादा कम है। उसी के साथ लॉफ्टीएस्ट रगेड माउंटेन्स, इतनी बात हमको समझ में आई है। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब मेरे बच्चों, जरा हम लोग डिवाइड करते हैं, माउंटेन्स को डिवाइड करके समझते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझते हैं। और ये 3 हिस्से कैसे हम बता रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन का मतलब है जैसे जो लॉन्गिट्यूड होता है ऊपर से नीचे, बेसिकली दिस इज टेलिंग अस द डिवीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब आप नॉर्थ से साउथ में आते हो तो किस तरीके के, हमारे 3 तरीके के यहाँ पे 3 डिविजन्स जो है माउंटेन्स में करे गए हैं, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। तो जब आप नॉर्थ से साउथ में आओगे, 3 जो है रेंजेस की यहाँ पे बात करी गई है। सबसे पहले नॉर्थ में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट हिमालयाज है, नॉर्थ में जो माउंटेन्स मौजूद है उसको बोला जाता है हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज बच्चों, हिमाद्री का मतलब ये है कि पूरे सालों साल ये पहाड़ जो है बर्फ से ढके रहते हैं, पूरे सालों साल। नॉर्दर्न मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, तो सबसे ऊपर जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन्स है हिमालयाज के, जो रेंजेस है, रेंजेस का मतलब होता है जो एक कंटिन्यूअस लाइन में पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज है पहाड़ की, इसको हिमाद्री रेंज बोला जाता है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस अमंग द 3। मोस्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो गैप्स आते हैं माउंटेन्स के बीच में वो बहुत कम आते हैं इस रेंज में। तो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, पूरे सालों साल बर्फ से ढकी रहती है। एवरेज हाइट भी सबसे ज्यादा है। एवरेज हाइट जो पहाड़ों की है हिमाद्री में जो पाई जाती है वो है 6000 मीटर्स। बहुत विशाल पहाड़ है। उसी के साथ कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स। बच्चों मैक्सिमम जो पहाड़ की चोटियां हैं, जो लंबी लंबी पहाड़ की चोटियां हिमालयस में मौजूद हैं, वो इसी रेंज में आती हैं। जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी रेंजेस हमारे, ये सारे जो चोटियां हैं, जो पीक्स हैं, वो हमारे हिमाद्री रेंज में ही आती हैं। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया के अंदर सबसे जो हम बोल सकते हैं बड़ी पीक कौन सी है, ठीक है, सबसे ज्यादा विशाल पीक, लॉफ्टीएस्ट पीक इंडिया की कौन सी है। आप लोग मुझे ये बताएंगे जो इंडिया में लाया करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कोर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज स्नो कवर्ड विद मेनी ग्लेशियर्स। कोर जो है बच्चों, पहाड़ का जो कोर है, ठीक है, वो ग्रेनाइट का बना है एंड इट इज स्नो कवर्ड। पूरे सालों साल ये जो रेंज है ये बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ की चादर जो है इस पे ओढ़ के रखती है ये, ठीक है। अब देखो यार, एक और चीज है यहाँ पर, इसको ना हम लोग इनर मोस्ट हिमालयाज बोलते हैं। एक चीज यहां पर जो नहीं लिखी, दैट इज इसको हम लोग इनर मोस्ट हिमालय बोलते हैं। मैम इसको इनर मोस्ट क्यों बोल रहे हो भाई, ये तो सबसे बाहर है, हमारे लिए तो आउटर मोस्ट होनी चाहिए, तो इसको इनर मोस्ट क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था।
बिकॉज ये रेंज सबसे पहले बनी थी प्लेट्स के टकराने से, दैट इज वाई इसको इनर मोस्ट हिमालय बोला जाता है, और जो सबसे बाद में बनी थी शिवालिक्स उसको आउटर मोस्ट बोला जाएगा, इसी रीजन की वजह से इसको क्या बोला जाएगा, आउटर मोस्ट। ठीक है जी, आगे देखो, हिमाद्री के बाद बच्चों बीच में मिडल हिमालय जो हमारे हैं वो कौन से है, वो है हमारा हिमाचल। ठीक है, जिसको लेसर हिमालय, मिडल हिमालय भी बोला जाता है, वैसे इसका नाम है हिमाचल। अब देखिए यहां पर साउथ ऑफ हिमाद्री ऑल्टीट्यूड ऑफ 3700 to 4500 मीटर्स, विड्थ ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर। तो चौड़ाई है इस रेंज की 50 किलोमीटर की। एवरेज हाइट देखो हिमाद्री से कम हो गई, हिमाद्री की एवरेज हाइट थी 6000 मीटर्स, लेकिन हिमाचल की एवरेज हाइट है सिर्फ और सिर्फ 3700 to 4500 मीटर्स की, उससे ऊंचे पहाड़ नहीं है यहाँ पर। हिमाद्री के साउथ में पाई जाती है, तो हिमाद्री रेंज के नीचे जो रेंज पाई जा रही है वो है हिमाचल रेंज। नाउ formed of highly compressed and altered rocks, includes पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस। हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स बच्चों जो एक तरीके से हीट से कंप्रेस हो गए हैं, जिनके शेप चेंज हो गई है, तो वैसे कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। साथ ही में कुछ बहुत फेमस रेंजेस भी पाई जाती हैं, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, महाभारत रेंज, ये सारी रेंजेस हमारे हिमाचल में मौजूद है। उसी के साथ जो फेमस हमारी वैलीज है जहां आप लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हो स्पेशली गर्मी के टाइम पर, यानी कि कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, हिल स्टेशन, ये सारी चीजें आपके हिमाचल में मौजूद है। ठीक है, ये सारी की सारी जगहें जहां टूरिस्ट प्लेसेस है ना, ये सारी हमारी हिमाचल रेंज में ही मौजूद हैं, याद रखिएगा इस बात को। अब मैम आपने बोला कि हिमाचल रेंज है और उसमें आपने बताया कि ये सारी रेंजेस भी मौजूद हैं, मतलब कि बच्चों जैसे देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ये वाली रेंज पूरी मैं बोल रही हूँ कि हिमाचल की रेंज है, तो इसमें ना जैसे इधर एक रेंज आ रही है, फिर गैप आ रहा है, फिर एक रेंज इधर आ रही है, गैप आ रहा है, तो इस तरीके से जैसे इस रेंज को एक अलग नाम दे दिया, इस रेंज को एक अलग नाम दे दिया, बट कलेक्टिवली सबको मिलाकर हमने हिमाचल बोला। उस हिमाचल के अंदर भी कुछ कुछ अलग अलग रेंजेस हैं, पर उन सबको मिलाकर हमने हिमाचल बोल दिया, इस तरीके से बात होती है। ठीक है, लास्ट अगर मैं बात करूं, लास्ट है आपका शिवालिक्स। दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज, क्योंकि इसका फॉर्मेशन सबसे बाद में होता है तभी आउटर मोस्ट। ऑल्टीट्यूड इसका देखो और कम हो गया, हाइट और कम हो गई 900 से 1100 मीटर की, और चौड़ाई हो गई 10 से 50 किलोमीटर की। फॉर्म्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स, कंटेन्स द दून्स, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइक देहरादून, कोटली दून, पतली दून। देखो बच्चों एक एक करके चीज को समझते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज। आउटर मोस्ट क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन सबसे बाद में हुआ, इसलिए आउटर मोस्ट। ऑल्टीट्यूड इतना है, विड्थ इतनी है, ये हमको बात समझ में आ गई। फॉर्म्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स। बच्चों जो शिवालिक रेंज थी उसके पास थोड़ी बहुत हाइट थी, बट उसके बाद का जो उसको हाइट मिली है, ऑल्टीट्यूड मिला है, वो किस चीज से मिला है? हिमाद्री और हिमाचल से जो नदियां बहकर आ रही थी, वो नदियां अपने साथ बहुत से कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सारी सेडिमेंट्स को लेकर आ रही थी। तो बहुत से वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए और उससे भी हमारे शिवालिक रेंज को वो हाइट मिली है। ठीक है, उन अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से भी उसको वो हाइट मिली है। इट कंटेन्स ऑफ दून्स। दून्स क्या होते हैं? दून्स होते हैं जो आपके पहाड़ों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज रहती है। जैसे ये पहाड़ इधर हो गए और ये पहाड़ इधर हो गए, तो इनके बीच में जो वैली होगी उसको हम लोग दून्स बोलते हैं। ठीक है, इसको दून्स बोला जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, तो ये सारे दून्स किसके बीच में आते हैं? हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो एरिया है दैट इज द दून एरिया, जहां पर ये सारी जगहें देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये सारी जगहें आती हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां तक हमें पता चला है कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करते हैं, यानी कि जब हम नॉर्थ से लेकर साउथ में आते हैं, तो तीन रेंजेस आती हैं मेरे बच्चे, तीन रेंजेस आती हैं, तीन रेंजेस। एक रेंज इस तरीके से जा रही है, फिर दूसरी रेंज ऐसे जा रही है, फिर तीसरी रेंज नीचे शिवालिक्स के ऐसे जा रही है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। ठीक है, उसी के साथ हमने देखा यहाँ पर क्या उनकी हाइट है, कहां पर कौन सी पीक्स मौजूद हैं, इनर मोस्ट कौन सी, आउटर मोस्ट कौन सी है, मिडिल कौन सी है। तो ये सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली हैं। अब यहीं पे हमारे हिमालयस का डिवीजन खत्म नहीं होता है, यहीं पर इनका डिवीजन खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहां पर इनका डिवीजन कंटिन्यू होगा। बच्चों देखिए, हम लोग देखते हैं कि रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयस वेस्ट टू ईस्ट। अभी तक हमने किस तरीके से डिवाइड करा था? हम गए थे नॉर्थ से लेकर साउथ में। नॉर्थ से साउथ में हमने बताया था ये तीन रेंजेस आ रही हैं। बट अगर हम यहां पर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट, तो भी बच्चों डिवीजन है। वेस्ट टू ईस्ट कैसा डिवीजन है वो मैं आपको दिखा रही हूं। देखो
वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं हिमालयाज को। सबसे वेस्ट में हमारे पंजाब हिमालयाज लाई करते हैं। एज यू कैन सी दिस इज द एरिया, पंजाब हिमालयाज लाई करते हैं। और ये डिवाइड हमने कैसे करा है इसको, रिवर्स के बेसिस पे, नदियों के बेसिस पे। तो नदियां जो है बच्चों, जैसे नदी के बीच में जो एरिया आ रहा है, इंडस और सतलुज के बीच में जो एरिया आ रहा है वो है पंजाब हिमालयाज। और सतलुज और यहाँ काली के बीच में, काली रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो एरिया आ रहा है वो कुमाऊं हिमालयाज। काली रिवर और तीस्ता के बीच में जो आ रहा है वो नेपाल हिमालयाज। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो आ रहा है वो आसाम हिमालय। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इंडस से सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, जिसको आप कश्मीर हिमाचल हिमालय भी लोग बुलाते हैं रीजनली, जैसे कश्मीर के लोग कश्मीर बुला लेते हैं, हिमाचल के लोग हिमाचल हिमालय बुला लेते हैं, बट इट इज नोन एज पंजाब हिमालय। ओके, इंडस और सतलुज के बीच का जो एरिया है। उसके बाद सतलुज और काली के बीच का एरिया है हमारे कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली के बीच का कुमाऊं। काली और तीस्ता रिवर के बीच नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच या फिर दिहांग रिवर के बीच में आसाम हिमालय। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा हमारा डिवीजन रीजनल तरीके से वेस्ट टू ईस्ट। जब हम गए तो हमने हिमालयस को डिवाइड कर लिया। इसको आप सिंपली पढ़ोगे, रीड भी करोगे तो आपको याद आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बच्चों एक बहुत ही स्पेशल सी बात मैं आपको बताने वाली हूँ हिमालयस के बारे में, और इस पे सवाल भी बनता है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय। बच्चों हिमालय ये नहीं है कि यहां तक गया और खत्म हो गया। ईस्ट में आते आते हिमालय लेता है एक शार्प टर्न। ठीक है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज का क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। जैसे जब एक पहाड़ के बीच में से, ठीक है, पहाड़ के बीच में से नदी जो है चीरते हुए चली जाती है तो वो बनता है गॉर्ज, वो बनता है गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज में जाकर, दिहांग गॉर्ज तक पहुंचते पहुंचते हिमालय जो है एक शार्प टर्न लेते हैं साउथवर्ड्स। दक्षिण जो है दिशा में वो एक टर्न ले लेते हैं, मुड़ जाते हैं। हिमालयस बेंड साउथवर्ड फॉर्मिंग द पूर्वांचल हिल्स। और यहां पर इसको बोला जाता है पूर्वांचल, क्योंकि पूर्व है ना, ईस्ट है, तो ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल हिल्स इसको बोला जाता है, कंप्राइजिंग द पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल्स आते हैं which are collectively known as the Purvachal Hills. Okay, mainly sedimentary rocks covered with dense forest run as parallel ranges and valleys across northeastern states. तो northeastern states में ये आपको पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलते हैं। आप सिंपली इतना याद रखो, पूर्वांचल हिल्स। मैं आपको दिखाती हूँ मैप में, ये देखो, देखो यहाँ दिहांग गॉर्ज तक पहुंचते पहुंचते हिमालयस पहुंचे, तीनों रेंजेस पहुंची। अब यहां से ना इन्होंने दिहांग गॉर्ज से टर्न ले लिया। ये जो इन्होंने टर्न लिया है ना साउथवर्ड्स डायरेक्शन में, these are the पूर्वांचल हिल्स। ओके, these are the पूर्वांचल हिल्स, या फिर जिसको हम ईस्टर्न हिल्स भी बोल सकते हैं। पूर्वांचल ही बोलना है वैसे तो, बट ईस्ट की साइड में आ रहे हैं तो ईस्टर्न हिल्स। चलो, तो यहां तक हमारे जो हिमालयस हैं बच्चों, स्पेसिफिकली हमने क्या बात करी है, थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, और फिर अपने अगले फिजिकल फीचर पे आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि हमारे जो हिमालयस हैं बच्चों, उनकी फॉर्मेशन काफी बाद में हुई, इस वजह से उन्हें जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स बोला जाता है और स्ट्रक्चरली फोल्ड बोला जाता है, क्योंकि फोल्डिंग से उनकी फॉर्मेशन होती है। हाइट जो है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो ईस्टर्न साइड में ज्यादा है, वेस्टर्न साइड में कम है, लेकिन जो चौड़ाई है वो वेस्ट में ज्यादा है और ईस्ट में कम है। ये बात हमने देखी। उसके बाद हमने नॉर्थ टू साउथ आते आते तीन जो है हिमालयस के डिविजन्स देखे। सबसे ऊपर नॉर्थ में आता है हिमाद्री, विच आर द स्नो कवर्ड माउंटेन्स विच रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियरली स्नो बाउंड भी उनको बोला जाता है। फिर आते हैं हिमाचल, हमारे मिडिल माउंटेन्स, जहां पर आपके बहुत फेमस हिल स्टेशंस भी आते हैं। और सबसे नीचे आते हैं आपके शिवालिक, जो कि आपकी आउटर मोस्ट रेंज है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो बाद में फॉर्म हुई थी, जिसमें जो है एक तरीके से बहुत से अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो कि हिमाद्री और हिमाचल से आ रहे हैं, उससे वो बनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर करी। उसके बाद हमने एक वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी देखा, जो कि रिवर वैलीज के थ्रू हमने डिवाइड करा है। उसके बाद हमने पूर्वांचल हिल्स की भी बात करी, और इससे जो हमारा पूरा हिमालयन माउंटेन्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हिमालयन माउंटेन्स को यहीं पर हमने कंप्लीट नहीं करा है बच्चों, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट फिजिकल फीचर पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है, तो आप लोग भी मेरे साथ आंसर दीजिएगा, ठीक है। The average height of the Great Himalayas या फिर the हिमाद्री is about। बच्चों हमने जो हिमाद्री की बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि जो हिमाद्री रेंज है उसके अंदर लॉफ्टीएस्ट पीक्स मौजूद हैं, सबसे जो ऊंची चोटियां हैं पहाड़ की वो वहीं पे मौजूद हैं। तो क्या उनकी एवरेज हाइट थी, अगर आप लोगों को याद हो तो द एवरेज हाइट वाज 6000
मीटर्स। ठीक है, याद नहीं भी था तो अब याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून्स आर फाउंड बिटवीन। दून्स कहां पर पाए जाते हैं? देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये सारे दून्स कहां पर पाए जाते हैं? मैं बताया था लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, दो माउंटेन्स के बीच में पाई जाती हैं। कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? हम लोग देखते हैं ये पाए जाते हैं हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में। हिमाचल, मिडल हिमालयस और आउटर मोस्ट हिमालयस के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, दोज आर द दून्स। नेक्स्ट, ओके, नाउ we come to the second physical feature. Second physical feature is our नदन प्लेन। नदन प्लेन बच्चों पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि बना कैसे है। ये बना है 3 रिवर सिस्टम से। कौन से 3 रिवर सिस्टम्स? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी नदियां जो कि उन नदियों में जाके उनको ड्रेन कर रही हैं या उनसे निकल रही हैं, उन सभी नदियों ने बच्चों बहुत सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करा, बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी को डिपॉजिट करा, जिससे कि फॉर्म हुआ है हमारा नदन प्लेन। तो नदन प्लेन जो है 3 रिवर मेजर सिस्टम से बना है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सिंपल सी बात है, देखो जैसे एक नदी बह रही है, इस नदी में जो नदी जाके मिली, जो नदी जाके इसमें मिली, वो रही इसकी ट्रिब्यूटरी, वो रही इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और जो नदी इससे निकली है, जैसे ये नदी निकली है, ऐसे ऐसे निकल गई, दो हिस्सों में या 3 हिस्सों में निकल गई, तो ये हो गई इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी कोई कौन सी चीज हुई? जो नदी किसी बड़ी नदी में जाके मिली है वो हुई उसकी ट्रिब्यूटरी, और जो नदी उस बड़ी नदी से निकली है, जब नदी ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो हुई इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, तो ये होती है ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 3 मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी ट्रिब्यूटरीज और इन नदियों ने जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी को डिपॉजिट करा है, उससे बना है आपका नदन प्लेन्स। एलुवियल सॉइल से बना है, तो ये जो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। सभी को पता है कि एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी अगर कोई होती है, जहां खेती बाड़ी बढ़िया तरीके से होती है, तो वो है आपका एलुवियल सॉइल। स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो जिस एरिया में नदन प्लेन्स फैला है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। बच्चों इसकी अगर आप लंबाई की बात करोगे, देखो यहां से पूरा जा रहा है नदन प्लेन्स यहां तक, ठीक है, वेस्ट से पूरा जा रहा है ईस्ट तक, तो लंबाई है 2400 किलोमीटर की, और चौड़ाई अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 240 to 320 किलोमीटर। तो हिमालयस के नीचे 240 to 320 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई, कहीं कहीं 240 है, कहीं कहीं 320 है, इस तरीके से पाई जाती है। इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। मेरे बच्चों यहां पर इतनी ज्यादा आबादी क्यों है? मैम इंडिया में क्या कोई ऐसी जगह है जहां आबादी नहीं है? बिल्कुल बच्चों, पहाड़ों में इतनी आबादी नहीं है, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी इतनी आबादी नहीं है जितनी ज्यादा आबादी हमारे नदन प्लेन्स में है। Why do people prefer to live in northern plains? There is a question। और ये क्वेश्चन जैसे अगर कुछ टीचर्स होना जिनका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, जिनको लग रहा है कि अरे आज मैं बच्चों को ना एक मतलब उनको ना पेपर में ऐसा सवाल दूंगी उनसे सॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में वो पूछेंगे कि why do people prefer to live in northern plains? और हम सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बट हमने पढ़ा है। बच्चों देखो, नदन प्लेन्स पे ज्यादातर लोग बस जाते हैं, उनके घर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काम धंधा ज्यादा हो रहा है, वहां पर हर एक फैसिलिटी आपको इजीली मिल रही है, पानी की अबंडेंस है, पानी बहुत अच्छा है, सॉइल फर्टिलिटी है, तो मैक्सिमम वहां खेती भी होगी, खेती होगी, अनाज मिलेगा, अनाज मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजी रहेगी, क्योंकि सीधी सड़कें आप जो है रोड बनाओ, उस पर फ्लाईओवर बनाओ, ट्रेन बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, जो मन कर रहा है बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इजी रहेंगी, आपके खाने वाने की सुविधा बिल्कुल सही हो रही है, पानी अच्छे से मिल रहा है, हर एक चीज अवेलेबल है नदन प्लेन्स पे। दैट इज वाई लाइफ इज मच मोर इजियर एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। लोग अपने काम धंधे को कैरी आउट कर सकते हैं, किसी को इंडस्ट्री खोलनी है, खेती करनी है, एग्रीकल्चर करना है, कुछ भी करना है, सर्विसेज परफॉर्म करनी है, एवरीथिंग कैन बी डन इजिली ऑन द नदर्न प्लेन्स। वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको खाने की भी कोई कमी नहीं होगी। तो इन सभी चीजों की वजह से बच्चों देयर आर न्यूमरस रीजंस एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स नदर्न प्लेन्स अ वेरी सुटेबल एरिया फॉर पीपल टू लिव इन, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी पॉपुलेटेड। फर्टाइल लैंड है, पानी है, हर एक एक्टिविटी इजिली कैरी आउट हो रही है, तो दैट इज व्हाई पीपल लिव इन नदर्न प्लेन्स। बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा आबादी रहती है नदर्न प्लेन्स में, ठीक है, दिस इज द रीजन। अब देखो आगे आते हैं,
तो यहाँ पर हम लोग नदर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं बच्चों। जैसे अभी तक हमने हिमालयस को डिवाइड करा था, तो नदर्न प्लेन्स कह रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहेंगे भाई, हमें भी डिवाइड करो। ठीक है, नदर्न प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं 3 बेसिस पे। सबसे पहले पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। चलो, फॉर्म्ड बाय इंडस। और ये कैसे होगा डिवीजन, ये वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। आपने अभी हिमालयस में भी देखा था कि वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन जब हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, रिवर के थ्रू। रिवर के थ्रू बच्चों इस डिवीजन को किया जाता है। अब देखो, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज, नोन फॉर द दोआब्स। पंजाब प्लेन्स का जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये आप देख रहे हो पंजाब का पूरा जो रीजन है उसको कवर कर रहा है। एंड इस रीजन के अंदर बच्चों आपको बहुत सारी नदियां दिखेंगी। कितनी नदियां दिखेंगी, 5। क्यों, क्योंकि नाम ही है पंजाब। ठीक है, मैं हूं पंजाब, है ना, वो गाना तो सुना होगा आपने। लेकिन बच्चों देखो, पंजाब जो शब्द है ना, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पंज का मतलब होता है 5 एंड आब का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है, वाटर। तो यहां पर आपको 5 वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है। कौन सी 5 नदियां हैं, आप खुद से देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब ये सारी नदियां पंजाब से ड्रेन करके इंडस नदी में जाके मिल जाती हैं। तो ये जो 5 नदियों वाला एरिया है, बिकॉज यहाँ पे 5 वाटर बॉडीज है, दैट इज वाई पंजाब। 5 water bodies, 5 rivers are draining this area, that is why this is Punjab. Okay, and उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे दोआब्स मिल रहे हैं। दोआब, again the word is very easy. दोआब मतलब, दो का क्या मतलब होता है, 2, आब मतलब वाटर अगेन। तो बच्चों जो भी ऐसा एरिया जो 2 रिवर्स के बीच में मौजूद है, लैंड एरिया, उसको दोआब बोला जाता है। जैसे कि देखो, यहां से एक नदी बह रही है और यहां से एक नदी बह रही है, तो ये जो बीच में एरिया है ना, दिस विल बी अ दोआब। तो हम लोग देखते हैं कि पंजाब प्लेन्स में बहुत सारे दोआब्स मौजूद हैं। मतलब नदियों के बीच में बहुत सारे ऐसे, 2 नदियों के बीच में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, दोआब्स हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। गंगा प्लेन की अगर मैं बात करूं, गंगा प्लेन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस पूरे एरिया को गंगा प्लेन बोला जा रहा है। उसके बाद आ रहा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन, अच्छा बच्चों, इसको गंगा प्लेन क्यों बोला गया, क्योंकि यहां गंगा नदी बह रही है, तभी। नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि यहां ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। तो दिस इज मेनली लोकेटेड इन आसाम, होम टू मजूली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड। हमारा जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये मैक्सिमम यहाँ आसाम में लोकेटेड है, और यहाँ पर मजूली रिवराइन आइलैंड मौजूद है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट मजूली रिवराइन आइलैंड इज। ओके, रिवराइन आइलैंड, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब है बच्चे, रिवर के बीच में आइलैंड बन गया है, नदी के बीच में। वैसे हम देखते हैं समुद्र में आइलैंड होता है, बट यहाँ पे रिवर के बीच में आइलैंड है। रिवर के बीच में मैम कैसे आइलैंड बन गया, तो देखो, जैसे रिवर बह रही है, सपोज ऐसे भी नहीं, इसको ऐसे देखते हैं कि ये पहाड़ है और ये नीचे जमीन है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, आप खुद एक मेरे को बात बताओ, कैसे बताओगे, मैं बताती हूँ। ठीक है, रिवर जो है जब ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, पहाड़ के चोटी से बहता हुआ आ रहा है, ऐसे स्लोप से बहता हुआ आ रहा है, तो रिवर तेज बहेगा या धीरे बहेगा। यहां पे जब रिवर बह रहा है तो वो तेज बहेगा या धीरे बहेगा, बहुत तेजी से बहेगा, क्योंकि वो एक स्लोप है, स्लोप पे वो बहुत तेजी से नीचे बहता हुआ आएगा। बट नीचे आते आते जब उसको ऐसे फ्लैट जमीन मिलेगी, वहां पर रिवर जो है धीमा हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे इतनी तेज थोड़ी भाग सकता है। स्लोप से तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। स्लाइड पे जब आप चढ़ते हो तो ग्रेविटी की वजह से कितनी तेज आप नीचे आते हो, लेकिन फ्लैट सरफेस पे उतनी तेज आप स्लाइड थोड़ी करोगे, वो वाली बात है। सेम रिवर जब यहाँ स्लोप से नीचे उतरता है तो बहुत तेजी में होता है, लेकिन जब वो प्लेन सरफेस पे आता है तो वो धीमा हो जाता है। और धीमा होने के बाद बच्चों, रिवर अपने साथ जो कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आए, कहीं तो उसको डिपॉजिट करेगा वो। तो बहुत बारी क्या होता है कि रिवर के बीच में डेपोजिशन हो जाता है। इसको अच्छे से कलर से करते, देखो यहाँ बीच में डेपोजिशन चालू हो जाता है। वही सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीजें जो है, सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसी तरीके से रिवराइन आइलैंड बन जाता है कि रिवर के बीच में ही एक आइलैंड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ऐसा ही एक रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र प्लेन में मौजूद है, जिसका नाम है मजूली।
रिवराइन आइलैंड। मजनू भाई की तरह नहीं है, मजूली रिवराइन आइलैंड है, विच इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा आबादी किसी रिवराइन आइलैंड पे नहीं रहती जितनी मजूली पे रहती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको पूरा एक जिला भी बना दिया गया है। तो ये रिवराइन आइलैंड नदी के बीच में बन चुका है। यहाँ देखो लोगों के घर हैं, लोग रह रहे हैं, और इतने ज्यादा लोग किसी और रिवराइन आइलैंड पे नहीं रहते जितने मजूली में रह रहे हैं। दैट इज वाई इट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड। सवाल आएगा एमसीक्यू तो सॉल्व इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज है स्प्लिट इनटू मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो बच्चों, लोअर कोर्स में जब ये फ्लैट सरफेस पे रिवर आता है, नीचे ढलान से नीचे आ जाता है, तो लोअर कोर्स में रिवराइन आइलैंड भी बनते हैं ड्यू टू डेपोजिशन। तो डिपॉजिट हो गया है मैटर यहाँ पे, इसलिए डेपोजिशन के थ्रू रिवराइन आइलैंड बन रहे हैं। उसी के साथ इट स्प्लिट्स इनटू मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इसी लोअर कोर्स में रिवर जो है डेपोजिशन की वजह से अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जैसे डेपोजिशन हो गया, तो अब देखो रिवर एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज वाई यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है। जैसे इस तरीके से डेपोजिशन की वजह से एक रिवर आ रहा है, इधर बट गया वो, फिर उसका एक हिस्सा इधर बट गया, फिर इधर बट गया, इधर बट गया, क्योंकि बीच में डेपोजिशन हो गई, बीच में वही कंकड़ पत्थर मिट्टी डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से नदी को बटना पड़ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवराइन आइलैंड, ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, यहां पर रखने हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर नदर्न प्लेन्स का एक और डिवीजन हम देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जैसे हिमालयस का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, जब हम नॉर्थ से साउथ में आते थे हमें पता था नॉर्थ में हिमाद्री, हिमाचल, फिर शिवालिक आता है। अभी हमने नदर्न प्लेन्स में वेस्ट टू ईस्ट तो देख लिया, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, बट नॉर्थ टू साउथ हमने अभी तक बात नहीं करी है। नॉर्थ टू साउथ डिवीजन की जरा बात करते हैं बच्चों की। पहाड़ थे ऊपर, तो आपको पता है पहाड़ थे ना ऊपर, पहाड़ से नीचे आप आए हो तो वहां पर नदर्न प्लेन्स है। पहाड़ कौन से थे, कौन से पहाड़ थे सबसे नीचे? शिवालिक्स। शिवालिक्स से बिल्कुल नीचे, शिवालिक्स के फुटहिल्स से ही नदर्न प्लेन्स चालू हो जाते हैं। फुटहिल्स हैं बिल्कुल पहाड़ की जो नीचे वाली जगह होती है, फुटहिल्स, ठीक है। फुटहिल्स से ही नदर्न प्लेन्स चालू हो जाते हैं, और सबसे पहले वहां पर आती है आपकी भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट में ये बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जो नदी अपने साथ लाई पर आगे तक नहीं लेकर जा पाई, बड़े बड़े पत्थर जो नदी कैरी करके ला रही थी बच्चों, वो सारे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फुटहिल्स पे वो डिपॉजिट करेगी। उसके बाद आएगा तेराई रीजन। तेराई रीजन पे नदी जो है मिट्टी के साथ मिल जाएगी, और एक वेट स्वम्पी मार्शी लैंड वो क्रिएट करेगी। वेट स्वम्पी मार्शी मतलब जहां मिट्टी के साथ पानी मिल जाता है, दलदल सा, कीचड़ सा जो इलाका होता है, दैट इज तेराई। तेराई के बाद यहां पर होगा भांगर और खादर। खादर वो एरिया होगा जहां का सॉइल हर साल रेन्यू होता है, जहां बार बार जब हर साल बाढ़ आती है, नदी अपना कोर्स एक्सपैंड करती है, तो जिस जिस जगह नदी नए नए सॉइल को डिपॉजिट कर देती है वो है खादर। बट जिस जगह तक नदी नहीं पहुंच पाती, जहां पे पुराना सॉइल डिपॉजिटेड है, वो है भाबर। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिविजन ऑफ द नदर्न प्लेन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ओके जी, चलो अब जरा यहां पर आते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। तो भाबर बेल्ट जो होती है बच्चों, बिल्कुल मैंने आपको बताया जैसे शिवालिक्स है, देखो ऐसे समझो इसको, यहाँ शिवालिक्स है, शिवालिक से बिल्कुल नीचे यहाँ पर भाबर बेल्ट है, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पे डिपॉजिटेड है। नैरो बेल्ट 8 से 16 किलोमीटर की अलोंग द शिवालिक्स, फुल ऑफ पेबल्स वेयर रिवर्स डिसअपियर। यहाँ पे जो नदी है, स्ट्रीम्स है, वो पत्थरों के नीचे चली जाती है, तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि नदी कहाँ गई, गायब सी हो जाती है पत्थरों के नीचे, ठीक है। 8 से 16 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। नाउ उसके नीचे आता है तेराई। तेराई मैंने अभी अभी आपको बताया कि नदियां फिर से रीमर्ज होंगी, पत्थरों के नीचे से निकलेंगी, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगी, तो मार्शी, स्वम्पी ऐसा लैंड क्रिएट होगा जहां कीचड़ दलदल सा इलाका हो जाएगा। फॉरेस्टेड था एक टाइम पे, बट नाउ इट इज क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। एक टाइम पे बच्चों यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था, लेकिन अब उस फॉरेस्ट एरिया को हटा दिया है, क्योंकि लोगों को भाई और जमीन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, इस वजह से। दुधवा नेशनल पार्क ऑल्सो लाइज हियर। दुधवा नेशनल पार्क इस तेराई रीजन में है। उसके बाद आता है भांगर। भांगर क्या है बच्चों? भांगर इज द सॉइल जो पुराना डिपॉजिटेड सॉइल है, पुराना है ये, ठीक है, थोड़ा ओल्ड है। ओल्डर एलुवियम टेरेस लाइक लैंड अबव फ्लड प्लेन्स विद कैलकेरियस डिपॉजिट्स विच इज कंकड़। एक बहुत ही अच्छी चीज, अच्छी तो नहीं बोल सकते, बट इस सॉइल में कंकड़ मौजूद है। कंकड़ पता है ना, छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, कंकड़ होते हैं कैलकेरियस डिपॉजिट्स, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो वो चीज भांगर में पाई जाती है, और ये सॉइल उतना फर्टाइल नहीं होता, उतना उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि पुराना है। लेकिन बच्चों उसके बाद आता है खादर।
खादर को बार बार खाद मिले जा रही है, किससे? रिवर से। तो रिवर जब भी जैसे पानी का बहाव बढ़ता है, बारिशें जब बरसात का टाइम आता है, तो रिवर जो इतने एरिया में होता है वो इतना फैल जाता है। तो वो जिस एरिया में फैल रहा है वहां पर वो क्या करेगा? डेपोजिशन करेगा, वहां पर वो अपनी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, हर चीज को रेन्यू कर देगा। तो जहां पर वो सॉइल रेन्यू हो रहा है, दैट इज द खादर एरिया। ठीक है, जहां पे न्यूअर फर्टाइल एलुवियम पाया जाएगा फ्लड प्लेन्स में, फ्लड प्लेन्स जहां पे बाढ़ आ रही है, दैट इज रेन्यूड एनुअली बाय फ्लड्स। हर साल जब बाढ़ आती है इस एरिया को रेन्यू कर दिया जाता है, इस एरिया के सॉइल को रेन्यू कर दिया जाता है, तो दैट इज खादर। ठीक है, ओके ओके, दिस वाजंट अ पार्ट बट यस। चलो अब नेक्स्ट, अब यहां पर नदन प्लेन्स कंप्लीट करके हम लोग आ जाते हैं आगे, और यहां पर हम लोग जरा अपने एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड, दुनिया का सबसे ज्यादा इनहैबिटेड, जहां सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, वो रिवराइन आइलैंड कौन सा है? तो विदाउट अ डाउट वी नो कि इट इज इन ब्रह्मपुत्र एंड इट इज नोन एज मजूली, द रिवराइन आइलैंड। मजूली का रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में मौजूद है। आगे देखो, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में जो जमीन पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दोआब, क्योंकि भाई दो और आब, दो पानी, दो नदी के बीच में जो जमीन है दैट इज द दोआब। ठीक है, बताया था, नाम में ही मीनिंग छुपा है। नेक्स्ट इज स्वाम्पी मार्शी एरिया साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट इज नोन एज, स्वाम्पी मार्शी एरिया। बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया कि शिवालिक्स खत्म हुए, शिवालिक्स के फुटहिल्स पे यहाँ पर जो है आपकी भाबर बेल्ट है, जहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर है, उसके नीचे बिल्कुल आपका स्वाम्पी मार्शी एरिया है। तराई का रीजन, तराई का रीजन है जहां पर नदियां फिर से रीइमर्ज होती है पत्थरों के नीचे से और मिट्टी के साथ घुल मिल जाती हैं और एक बहुत ही वेट स्वाम्पी मार्शी लैंड क्रिएट करती है, काफी कीचड़ भरा इलाका क्रिएट करती है। ठीक है, तो दैट इज द तराई। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू रीजन कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। तो ये ऊपर की जमीन होगी और इस तरीके से उठा हुआ होगा, लाइक जमीन से थोड़ा उठा हुआ होगा ये रीजन। ठीक है, ऐसे जैसे जमीन है, ये जमीन है, इसके ऊपर से ऐसे उठा हुआ है रीजन, यहां से उठा हुआ है, यहां से ऊपर से चपटा है, फिर यहां से उठा हुआ है। दिस इज द प्लेट्यू रीजन, जो कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेबल होती है ना हमारी, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे नीचे जमीन है, ठीक है, जमीन के ऊपर इस तरीके से उठा हुआ है। प्लेन तो ये जमीन प्लेन हो जाती, लेकिन ये ऐसे एलिवेटेड भी है पर ऊपर से चपटा है और फिर ऐसे है। तो दिस इज द प्लेट्यू स्ट्रक्चर, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और आपको बताया था कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं, द मोस्ट ओल्डेस्ट। हमारे इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास जो है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे टेबल लैंड की तरह होता है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। तो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास का पार्ट क्यों है? बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड बच्चों जो पहले कॉन्टिनेंट था बड़ा सा, उसका हिस्सा था ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा। पेनिनसुलर प्लेट्यू वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, फिर गोंडवाना लैंड से अलग होकर वो हमारी यूरेशियन प्लेट की तरफ आता है और वहां पर टकराता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। इट हैज ब्रॉड शैलो वैलीज, राउंडेड हिल्स। तो ऐसे राउंडेड हिल्स हैं, शैलो वैलीज हैं, ब्रॉड वैलीज हैं, वो सब चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ इसका एक डिस्टिंक्शन भी हम देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, दो पार्ट्स हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के होते हैं। तो जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड होता है, यहाँ से यहाँ तक बेसिकली यहाँ पे ढंग से नहीं दे रखा, और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा होता है दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। तो इन दोनों को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से आगे चलते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स पर। ओके, फटाफट से। ओके गाइज, तो यार यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर मैंने आपको बताया कि दो डिविजन्स है, ऊपर वाले डिवीजन को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे वाले डिवीजन को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। लेकिन मैम हमें अभी भी एक डाउट है कि आपने हमें ये तो बताया कि प्लेट्यू क्या होता है, कि टेबल लैंड स्ट्रक्चर है, मतलब ऊपर से तो प्लेन है बट उठा हुआ है, पहाड़ों की तरह उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से उसकी कोई चोटी नहीं है, इट्स प्लेन। ठीक है, तो दिस इज अ प्लेट्यू। बट व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुलर शब्द भी तो आ रहा था, किसी ने ध्यान दिया क्या पेनिनसुलर शब्द पे? मैं बताती हूँ मेरे बच्चे।
पेनिनसुलर शब्द का मतलब होता है कि ये एक लैंडमास जो तीन तरफ पानी से घिरा हो उसको बोलता है पेनिनसुला, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, सो अ लैंडमास कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज नोन एज अ पेनिनसुला। तो बिकॉज दिस रीजन इज अ पेनिनसुला एंड ऑल्सो इट हैज अ प्लेट्यू, तो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन बोला जाता है। बट लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट डिवीजन विच इज द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड की यहां पर अगर बच्चे मेरे बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड मैम कहां पर आता है, उसी की लोकेशन आपको बताई गई है। सेंट्रल हाईलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर मेनली कवरिंग द मालवा प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के ऊपर वाला रीजन है जहां पे मालवा प्लेट्यू जो है, मतलब बहुत सारे प्लेट्यू से बना है ना, तो मालवा प्लेट्यू इसका एक मेजर रीजन कवर कर रहा है। बाउंड बाय विंध्यन रेंज ऑन द साउथ, सतपुरा रेंज फर्दर साउथ एंड अरावलीज टू द नॉर्थ वेस्ट, extends westward into the Thar desert, rivers Chambal, Sindh, Betwa, Ken draining from southwest to northeast direction, eastern extensions Bundelkhand, Bagelkhand, further east lies the Chota Nagpur plateau drained by Damodar river. Okay, इस ड्राइंग से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड का रीजन, देखो यहाँ पे नीचे है डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। सो दिस इंटायर रीजन, ये वाला जो पूरा रीजन है नर्मदा नदी के ऊपर वाला, दिस इंटायर रीजन इज द सेंट्रल हाईलैंड। बताया गया है कि मालवा प्लेट्यू इसका एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है। ये नर्मदा रिवर है, नीचे है सतपुरा, ये है विंध्यास। ठीक है, सतपुरा विंध्यास वाला रीजन, उसके बाद ये मालवा प्लेट्यू, मालवा के साथ या बुंदेलखंड, बखेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो दिस इंटायर रीजन इज द सेंट्रल हाईलैंड रीजन। और उसके बताया जा रहा है कि वेस्टवर्ड, ये वेस्टवर्ड आपको अरावली रेंज भी दिख रही है। नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, नीचे जो है यहाँ पे विंध्यास है, यहाँ सतपुरा है, ये मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। सो दिस इंटायर रीजन इज द सेंट्रल हाईलैंड रीजन। ठीक है, बताया गया है कि नहीं बताया गया, बिल्कुल बताया गया है। सो इसको मैं इधर लेकर आ जाती हूँ ताकि आपको इजिली मैं बता सकूं। तो देखो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में बताया जा रहा है मेनली कवरिंग द मालवा प्लेट्यू। ठीक है, नर्मदा रिवर, ये रही नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मेनली कवरिंग द मालवा प्लेट्यू। उसी के साथ विंध्यन रेंज साउथ, सतपुरा रेंज फर्दर साउथ, विंध्यन रेंज इसके साउथ में और उसके फर्दर साउथ में सतपुरा रेंज भी है। उसी के साथ बताया जा रहा है एक्सटेंड्स वेस्टवर्ड इनटू द थार डेजर्ट। देखो इधर है थार डेजर्ट, इधर है थार डेजर्ट, इधर अरावली के उस साइड पे थार डेजर्ट के यहां तक आता है, मतलब अरावली रेंज तक ये एक्सटेंड होता है। और उसी के साथ चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सारी नदियां बच्चों इस पर्टिकुलर पोर्शन में से गुजर रही हैं। बट उन नदियों की डायरेक्शन को देखिए, नदियां बह रही हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का होता है साउथ वेस्ट, इधर से नदी, इधर से नदी, साउथ वेस्ट से नदी बह रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट ये साइड हो गई। सारी नदियां ऐसे बह रही हैं। क्यों बह रही हैं ऐसे नदियां? क्योंकि देयर इज अ स्लोप बच्चों, ढलान है, ये साइड से इस साइड में ढलान है। दैट इज वाई नदी इधर से उठ के इधर को बह रही है, इधर से उठ के इधर को बह रही है, बिकॉज एक ढलान है उसमें। ठीक है, तो यहां पर देखिए सारी नदियां इधर से उठेंगी और इस साइड को बहेंगी, इधर से उठेंगी और इस साइड को बहेंगी। क्यों? देयर इज अ ढलान, देयर इज अ स्लोप। ओके, उसी के साथ एक ईस्टर्न डायरेक्शन बुंदेलखंड, बघेलखंड के बाद फर्दर ईस्टवर्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू है जहां पे दामोदर नदी भी पाई जाती है। तो देखो मालवा प्लेट्यू के ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर यहाँ पे फर्दर ईस्टवर्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो दिस एंटायर रीजन इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, बिकॉज ये हमारे सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। फिर उसी के नीचे आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन देखो, नर्मदा रिवर के ऊपर था हमारा सेंट्रल आइलैंड, तो नर्मदा रिवर के नीचे क्या है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, अरे भाई ओके, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर इज अवर डेक्कन प्लेट्यू। इट्स अ ट्रायंगुलर लैंडमास विद ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ सतपुरा रेंज, ईस्टर्न एक्सटेंशंस महादेव, काइमूर हिल्स, माइकाल रेंज, हायर इन द वेस्ट, स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। देखो बच्चों इट इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, मैंने ट्रायंगल ही बनाया, ट्रायंगुलर सा लैंडमास है। उसी के साथ यहाँ पे बात करी जा रही है ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में आती है आपकी सतपुरा रेंज जो कि मैंने आपको बताया। तो ये नॉर्थ में, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में ये रही आपकी सतपुरा रेंज। ठीक है, ट्रायंगुलर लैंडमास, नॉर्थ में सतपुरा रेंज, नर्मदा रिवर के नीचे। ओके, नेक्स्ट ईस्टर्न एक्सटेंशंस महादेव, काइमूर हिल्स, माइकाल रेंज, महादेव, काइमूर हिल्स, माइकाल रेंज। तो यहाँ पर यार इसके ना बेसिकली इस साइड पे ये जो ईस्टर्न एक्सटेंशन, इस साइड ईस्टर्न एक्सटेंशन में यहाँ पर आपको ये सारे हिल्स देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम दिया गया है। ठीक है, जिनका नाम दिया गया है महादेव, काइमूर, माइकाल रेंज। ठीक है, नाउ
हायर इन द वेस्ट, स्लोप्स इन द ईस्ट। अब यार ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू भी है, इसमें भी एक स्लोप है, ईस्टवर्ड स्लोप है। तो वेस्ट में ऊपर है, वेस्ट में ऊपर है और ईस्ट में एक स्लोप है। दैट इज वाई जो भी नदियां बहेंगी वो वेस्ट टू ईस्ट बहेंगी, वेस्ट टू ईस्ट बहेंगी। ठीक है, इस साइड से नदी इस तरफ जाएगी, इस साइड से नदी इस तरफ जाएगी, क्योंकि देयर इज अ स्लोप। नाउ बार बार सेंट्रल हाइडेंस पे हमारे ओके। नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन मेघालय क्राबी आंगलोंग प्लेट्यू नॉर्दर्न केचार हिल्स सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर बाय अ फॉल्ट मेजर हिल रेंजेस वेस्ट टू ईस्ट गारो खासी जयंतिया हिल्स। बच्चों देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसका एक थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास जो मैप एकदम स्टार्टिंग में दिया गया था उस पर जरा मेरे को पहुंचना पड़ेगा हल्का सा, और यहां पर मैं आपको बताऊंगी। देखो सो दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ये जो गारो खासी जयंतिया हिल वाला दिख रहा है ना, इधर इधर भी हमारा ऐसा माना जाता है कि डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा सा रीजन एक फॉल्ट के थ्रू, यहाँ छोटा नागपुर एक फॉल्ट बनाता है। फॉल्ट मतलब प्लेट ऐसे अलग कर रही है, ठीक है, तो ये प्लेट अलग कर रही है इसको और इस रीजन को। इसका हल्का सा पोर्शन इधर भी पाया जाता है, जहां पे आपके गारो खासी जयंतिया हिल्स मौजूद हैं। किसका पोर्शन? डेक्कन प्लेट्यू का हल्का सा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, जहां पर आपके गारो खासी जयंतिया हिल्स एक लाइन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। दैट इज इट, ये आपका हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। बस आपको बच्चों ये वाला जो डायग्राम मैंने इधर बनाया ना, ऐसा आप अपनी रफ कॉपी में बना के रख लो, आपको पूरा याद रहेगा, पूरा का पूरा याद रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आते हैं आगे और यहां पर बात करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। मैंने अभी अभी मेरे बच्चों आपको दिखाया कि आपका ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड पे कुछ हिल्स हैं, कुछ पहाड़ हैं। ये वाले हिल्स हो गए आपके वेस्टर्न साइड पे है, तो ये हो गए आपके वेस्टर्न घाट्स, और ये जो हिल्स आपके ईस्टर्न साइड पे हैं ये हो गए आपके ईस्टर्न घाट्स। क्या हो गए ये? ईस्टर्न घाट्स। और इन्हीं दोनों की हमको अभी बात करनी है, इन्हीं दोनों हिल्स की हमको बात करनी है। नाउ देखिए, हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट की एवरेज एलिवेशन, यानी कि जो हाइट है पहाड़ की, दैट इज 900 to 1600 मीटर्स, और एवरेज एलिवेशन ईस्टर्न घाट की है सिर्फ 600 मीटर। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि वेस्टर्न साइड पे जो पहाड़ है वो ज्यादा ऊंचे हैं और ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके कंपैरिजन में थोड़े हाइट कम है उनकी। नाउ दे कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बात क्या हो रही है, ध्यान से देखिएगा। देखो वेस्टर्न घाट में बोला गया है कि ओरोग्राफिक रेन हो रही है। मैम हुन ए की हैगा, बता रही हूं। ओरोग्राफिक रेन का मतलब है मेरे बच्चों, जैसे ये पहाड़ है, कहाँ है पहाड़, बना रही हूं। देखो सपोज ये पहाड़ है, आपको दिख रहा है कि ये पहाड़ जो है किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे समुद्र है, इधर समुद्र है, समुद्र से कुछ हवाएं इस डायरेक्शन में आएंगी, हवाएं इन पहाड़ों के डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है, तो हवा जो है डायरेक्शन में आ रही है इन पहाड़ों के। अब जब बच्चों वो हवा जो कि समुद्र के ऊपर से आ रही है, वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी साथ में लेकर आ रही है, बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आ रही है, तो इसलिए जब वो विंड इस तरफ आएगी पहाड़ की इस साइड, तो इस साइड वो ओरोग्राफिक रेन करा देगी। इसकी एलिवेशन की वजह से इस साइड पे जो मॉइस्चर वाली विंड्स हैं वो यहाँ पर बरसात करा देंगी, लेकिन दूसरी साइड सूखी रह जाएगी, दूसरी साइड सूखी रह जाएगी। एक साइड पे बरसात हो जाएगी, दूसरी साइड सूखी रह जाएगी। सो ये जो आपकी हाइट की वजह से, पहाड़ की हाइट की वजह से जो बरसात हो रही है, दैट इज ओरोग्राफिक रेन। ओके, सो ये ओरोग्राफिक रेन वेस्टर्न घाट में इस साइड होगी, और उसी के साथ बताया जा रहा है कि हाइट जो है वेस्टर्न घाट्स की, इट इंक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। मतलब यहाँ पे उतने ऊंचे पहाड़ नहीं होंगे नॉर्थ में, लेकिन जब आप साउथ में जाते रहोगे तो पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी इस तरीके से। ठीक है, हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। नाउ इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा है, हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनायमुडी एंड द डोडा बेटा। बच्चों हाईएस्ट जो चोटियां हैं पहाड़ की यहाँ पर, उसमें से हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट में है, आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ट्रिक। एक है अनायमुडी और एक है डोडा बेटा, और इनकी आप हाइट खुद से देख सकते हो। अनायमुडी की हाइट है 2695 मीटर्स और डोडा बेटा की हाइट है 2637 मीटर्स। ओके, उसी के साथ हम लोग ईस्टर्न घाट पर अगर आते हैं, ईस्टर्न घाट की एलिवेशन उतनी ज्यादा है नहीं, महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक
जो है ये पाए जाते हैं, महानदी वाली साउथ मतलब नॉर्थ में है और नीलगिरी साउथ में है, तो वहां से पूरा एक्सटेंड हो रहे हैं ईस्टर्न घाट्स। डिसकंटिन्यूअस इररेगुलर डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक और चीज बच्चों यहाँ का जो फीचर है, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है, मतलब कि उन पहाड़ों के बीच में ज्यादा गैप्स नहीं है, बट जो ईस्टर्न घाट्स है ना दे आर वेरी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि जैसे इधर एक थोड़े से पहाड़ है, थोड़े से पहाड़ इधर है, ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, फिर गैप है, फिर इधर है, ठीक है, इस तरीके से दे आर वेरी डिसकंटिन्यूअस। और क्योंकि ये पहाड़ डिसकंटिन्यूअस है तो इनके बीच में बहुत गैप रहता है जहां पर नदियां पास करके चली जाती हैं, नदियां इनके बीच में से होके बे ऑफ बंगाल में उतर जाती हैं, ये वाली बात है, ठीक है। दैट डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बहुत सारे रिवर्स इन पहाड़ों के, क्योंकि इतना ज्यादा गैप है तो उसके बीच बीच में से नदियां निकल रही हैं, बे ऑफ बंगाल तक पहुंच रही हैं। महेंद्रगिरी यहाँ की हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। शेवरॉ हिल्स, जावड़ी हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में और ये शेवरॉय और जावड़ी हिल्स भी हैं, लेकिन अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें ईस्टर्न घाट की तो वो है आपका महेंद्रगिरी। देखो हाईएस्ट पीक तो तुम्हें बच्चों याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे अनायमुडी, डोडा बेटा और यहाँ पे महेंद्रगिरी, ठीक है, ये याद रखनी पड़ेगी। अब जरा सा हम लोग आगे आते हैं, लेकिन आगे आने से पहले मैं आपको एक और चीज बच्चों यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखो अभी हमने देखा कि यहाँ पर वी आर सीन सो मेनी थिंग्स। डेक्कन प्लेट्यू की वजह से जो रिवर्स हैं वो इधर से ओरिजिनेट होकर, रिवर्स जो है, जो नदियां हैं वो इधर से ओरिजिनेट होकर इधर की तरफ बह रही हैं, इधर की तरफ बह रही हैं। और आपने देखा कि ईस्टर्न घाट में गैप भी बहुत है, तो इन गैप्स के बीच में से निकल के जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं, गैप्स के बीच में से निकल के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज देखिए। और वेस्टर्न घाट ज्यादा कंटिन्यूअस है, मतलब उनके बीच में गैप्स कम है, बट ईस्टर्न घाट के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ये वाली बात सारी हमने देख ली है, याद रखिएगा। ओके, नाउ let's come to the next feature of the peninsular plateau, which is the Deccan Trap, a distinct feature, a very unique feature of the peninsular plateau, black soil area known as Deccan Trap. Volcanic origin का area है, rocks igneous है, actually these rocks have denuded over time, responsible for the formation of black soil. Aravalli hills lie on the western northwestern margin of the okay ओके, ये वाली बात नहीं, यहां तक ये वाली बात को देखिए बच्चों, क्या बोला जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि आपी का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें जो ये वाला इतना सा पोर्शन है, दिस इज द ब्लैक सॉइल रीजन, जहां काली मिट्टी मौजूद है। क्यों है काली मिट्टी यहाँ पर? क्योंकि बच्चों ये मिट्टी काली हो गई थी बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, वो वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से एक तरीके से वो होता है ना, मोल्टन लावा जो है वो उसके ऊपर जम गया और उसी से वो मिट्टी का कलर जो है, रंग जो है वो काला हो गया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ब्लैक सॉइल रीजन को हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से यहाँ पे जो रॉक्स इग्नियस है और वही रॉक्स ओवर द टाइम ऐसे टूटे फूटे और उसी से ही मिट्टी का रंग जो है वो काला हो गया। ओके, और यहाँ पे सभी को पता है कि ब्लैक सॉइल पे हम एक क्रॉप है वो उगाते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप? कौन से क्रॉप को ब्लैक सॉइल पर उगाया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से क्रॉप की खेती हम लोग ब्लैक सॉइल पे करते हैं। नाउ ओके, अब जरा क्वेश्चंस पर आते हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू को कंप्लीट करते हैं। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स इज नोन एज, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स इज नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। और उसका फर्दर ईस्टवर्ड आप बताओगे मुझे कमेंट्स में। देखो, मालवा प्लेट्यू है, फिर ईस्टर्न साइड पे जाते हो तो बुंदेलखंड बघेलखंड आता है, और फिर और अगर फर्दर ईस्टवर्ड जाते हो सेंट्रल हाईलैंड में तो एक और प्लेट्यू आता है। कौन सा प्लेट्यू है वो? बुंदेलखंड बघेलखंड के भी ईस्ट में, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आगे आते हैं। पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा के ऊपर जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि बच्चों हमारे मिठाई की बात नहीं हो रही, उस डेजर्ट की बात नहीं हो रही, ये रेगिस्तान की बात हो रही है, यानी कि डेजर्ट की बात हो रही है। ओके, तो डेजर्ट एंड डेजर्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। नाउ लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। देखो मैंने आपको बताया था अरावली हिल्स के इस साइड पे तो आपका सारा सेंट्रल हाईलैंड है, लेकिन अरावली हिल्स जैसे इधर है, सपोज दिस इज द अरावली हिल्स, ठीक है, ये अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स, इस साइड पे तो आपका सारा सेंट्रल हाईलैंड है, लेकिन इस साइड पे आपका जो है बच्चों ये है हमारा इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इंडियन डेजर्ट हमारे अरावली हिल्स के
वेस्ट साइड पर है। अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन विद सैंड ड्यून्स। अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स का मतलब है कि ऐसे रेत के टीले हैं, पहाड़ हैं जिनकी कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो अनड्यूलेटिंग है। सैंड ड्यून्स, छोटे छोटे रेत के टीले यहाँ पर मौजूद हैं। रेनफॉल 150 मिलीमीटर से भी कम होती है साल में। वेरी एरिड क्लाइमेट, बहुत सूखा हुआ क्लाइमेट यहाँ पर रहता है बच्चों। आप सभी ने पढ़ रखा है बचपन में भी कि यहाँ का वेजिटेशन, एनिमल्स, हर चीज इस क्लाइमेट के हिसाब से है कि अगर इस रेगिस्तान पे ऊंट घूम रहा है तो वो इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि उसके फीट जो है थिक पैडेड फीट है, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में घूम सकते हैं। उसी के साथ वो अपने हम्प में पानी स्टोर करके रख पाता है क्योंकि पानी की कमी होती है इस रीजन में। यहाँ पे कैक्टस वगैरह जितने भी प्लांट्स उगते हैं उनकी बहुत थिक लीव्स होती हैं जिसमें पानी स्टोर करके वो लोग रख सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स, सारी वेजिटेशन, सारे एनिमल्स जो इस जगह में रहते हैं, दे आर वेरी अकस्टम्ड टू द काइंड ऑफ क्लाइमेट दैट एरिया इज। बहुत एरिड क्लाइमेट होता है, बहुत सूखा हुआ क्लाइमेट होता है। उसी के साथ वेजिटेशन इज स्पार्स, लो कवर ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर। बहुत ही कम पेड़ पौधे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत लो वेजिटेशन कवर है क्योंकि मॉइस्चर, पानी की कमी है। रिवर्स स्ट्रीम अपीयर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन बट क्विकली डिसअपीयर इनटू द सैंड। तो यार बारिश के मौसम में थोड़ी बहुत तो नदी हमको दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वो नदी जो है रेत के अंदर ही डूब जाती है, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि उसमें इतना पानी नहीं होता है। एंड सिर्फ लूनी रिवर इज द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर इन दिस रीजन। एक इकलौता रिवर हमें जो दिखता ही है वो है लूनी रिवर। उसके अलावा सारी स्ट्रीम्स जो है सिर्फ रेत के नीचे धस जाती है, मिल जाती है, कोई समुद्र तक पहुंच नहीं पाती। सैंड ड्यून्स, बर्चन्स, क्रेसेंट शेप ड्यून्स डोमिनेट मोस्ट एरियाज। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मोर कॉमन नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इस तरीके की सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगी बच्चों। दीज आर बर्चन्स। बर्चन्स का मतलब है क्रेसेंट शेप्ड। क्रेसेंट जैसे मून की शेप होती है ना, क्रेसेंट। क्रेसेंट शेप क्या होती है? इस तरीके की शेप, ठीक है, इस तरीके की शेप। देखो जैसे यहाँ पर भी क्रेसेंट शेप बना रहा है, क्रेसेंट शेप। तो ये क्रेसेंट शेप वाली जो सैंड ड्यून्स होती है, रेत के पहाड़ होते हैं, इनको बर्चन्स बोलते हैं। ये बर्चन्स फॉर्म होते हैं विंड डायरेक्शन की वजह से। जैसे हवा इधर से इधर बह रही है तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हवा ने डिपॉजिट करे और उसकी वजह से इस तरीके का एक सैंड ड्यून क्रिएट हो गए, और इस तरीके की सैंड ड्यून्स को बर्चन बोला जाता है, जो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। पर मेरे को पता है वहां जाओगे नहीं, ठीक है। कोई क्यों खतरा लेगा अपनी जिंदगी का कि हम लोग चलो बॉर्डर पे चलते हैं, है ना, पर वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन यहां पर आ गया है, इंडियन डेजर्ट लाइज टू दी, कहां लाए करता है बच्चों? कहां लाए? लेटा हुआ नहीं या झूठ बोलता हुआ नहीं, लाए मतलब किधर मौजूद है इंडियन डेजर्ट। किधर मौजूद है इंडियन डेजर्ट? इट इज इन द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, बट अरावली हिल्स के वेस्ट में है इंडियन डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट, ओनली लार्ज रिवर। यार मैंने आपको बताया था कि बहुत सी स्ट्रीम्स यहाँ पे बेचारी इमर्ज तो होती हैं बट फिर इतना पानी नहीं होता कि समुद्र तक पहुंच जाए। तो एक ही लार्ज रिवर जो यहाँ पे मौजूद है, दैट इज द लूनी रिवर। कौन सा रिवर? लूनी रिवर। क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कॉमनली फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट। क्रेसेंट शेप्ड, इस तरीके की क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स जो यहाँ पर पाई जाती हैं बच्चों, ये इनका नाम क्या है? दीज आर द बर्चन्स। ऐसे लग रहा है मैंने टेंट बना दिया है। दीज आर द बर्चन्स। ओके, बर्चन्स आर द क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। ओके, चल आगे आ जाइए बच्चों। आगे जो है एक और फिजिकल फीचर पे हम लोग आ गए हैं। अभी तक हमने कौन कौन से फिजिकल फीचर्स को कवर करा है? वी हैव टेकन अ लुक एट द हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद हमने नदर्न प्लेन्स देखे, फिर उसके नीचे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू आ रहा है उसको देखा, पेनिनसुलर प्लेट्यू के दाएं और बाएं में जो हमारे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स है उसको देखा। उसके बाद हम लोग आ गए थे हमारे चौथे फिजिकल फीचर इंडियन डेजर्ट पे। इंडियन डेजर्ट के बाद अब हम आ गए अपने पांचवें फिजिकल फीचर पे। फिफ्थ फिजिकल फीचर इज आवर कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट क्या होता है? समुद्री तट। समुद्री तट के किनारे बच्चों हमारा प्लेन एरिया है थोड़ा थोड़ा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो देखो हमारे ये जो वेस्टर्न घाट थे, वेस्टर्न घाट और ये जो ईस्टर्न घाट थे, इनके साथ में अब यहाँ समुद्र है। समुद्र और इन घाटों के बीच में ये जो प्लेन एरिया आ रहा है, ये जो प्लेन एरिया आ रहा है, दिस इज द कोस्टल प्लेन। ठीक है, जो कोस्ट और घाट के बीच में सैंडविच हो रखा है, दिस इज द कोस्टल प्लेन। सो दिस साइड इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दैट साइड इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको मैं मिटा देती हूँ, काला काला अच्छा नहीं लग रहा है। चलो, Peninsular Plateau flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. तो देखो बच्चों, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो प्लेन एरिया है, प्लेन, ठीक है, प्लेन एरिया जो है वो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन एरिया है, जो कोस्टल स्ट्रिप है, वो हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आगे आइए, बहुत सिंपल है।
Western coastal plain is sandwiched between Western Ghats and Arabian Sea. It is a narrow plain. So this particular area, यहाँ पर आपके Western Ghats आ रहे हैं, Western Ghats और आपका Arabian Sea, इन दोनों के बीच में this particular area is your Western coastal plain. 3 sections में ये बटा है. सबसे पहला आपका ये जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन इज द कोंकण प्लेन, उसके नीचे आपका एक कन्नड़ प्लेन आता है और सबसे नीचे आपका आता है मलाबार कोस्ट. तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में. ये प्लेन बे ऑफ बंगाल के और ईस्टर्न घाट के बीच में है, वाइड एंड लेवल है, ज्यादा चौड़ा है. क्यों? क्या मैं बच्चों आपसे सवाल पूछूं कि हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़ा क्यों है? क्यों है ज्यादा चौड़ा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो काफी डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मतलब उनके बीच में गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो क्योंकि उस घाट के बीच में गैप्स बहुत ज्यादा, तो जगह बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ज्यादा चौड़े हैं. और क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होते, दैट इज व्हाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन उतने चौड़े नहीं है. Now, they are wide level, large rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed deltas on this coast. और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि आपके ये जो ईस्टर्न घाट है, एक तो ये बहुत डिसकंटिन्यूअस हैं, यहाँ जैसे गैप इन्होंने बहुत ज़्यादा दे रखा है, उसी के साथ बहुत सी नदियाँ आके यहाँ ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में. और ये नदी जब ड्रेन करती है ना बच्चों, तो ये ऐसे डेल्टास बनाती है. लाइक नदी ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे इस तरीके से डिवाइड हो जाती है समुद्र में मिलते टाइम, तो इसको डेल्टा बोला जाता है. लेकिन नदी आ रही है और ये नदी फिर एकदम से समुद्र में मिलते टाइम इसे बट गई, तो ये होता है डेल्टा. आपको इसको इमेज के थ्रू मैं दिखाऊंगी तो समझ में आएगा. देखो जैसे यहाँ समुद्र है, यहाँ से नदी ऐसे बट गई है, बट गई, तो इसने क्या है, डेल्टा फॉर्म कर लिया है, डेल्टा बनाया है ऑन दिस कोस्ट. लेक चिलिका भी यहाँ पे पाई जाती है, कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, और इस प्लेन के 2 सेक्शंस हैं. सबसे ऊपर आपका आ रहा है ये है नदन सरकार और नीचे आ रहा है आपका कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है. नाउ इसके बाद हम आते हैं बच्चों लास्ट फिजिकल फीचर पे, जो कि हैं हमारे आइलैंड्स. जैसे मैंने आपको बताया था, पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ होता है. बट आइलैंड क्या होता है? आइलैंड बच्चे एक ऐसा लैंड मास है जो चारों तरफ पानी है भाई, हर तरफ पानी है. दैट इज एन आइलैंड. अभी मैं क्यों घूम गई, पता नहीं मैं क्यों घूम गई, लेकिन हाँ आइलैंड मतलब जहां देखोगे उधर पानी है, चारों तरफ पानी है. अब बच्चों हमें लगता है कि आइलैंड्स जो है ना सिर्फ मालदीव्स ही आइलैंड है या फिर श्रीलंका ही आइलैंड है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. हमारा जो इंडिया है उसके पास अपने खुद के आइलैंड्स हैं जो कि लोग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते. तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कल को अगर आपको वेकेशन पे जाना हो तो दूसरे देशों की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने की बजाय अपने देश के जो आइलैंड्स हैं वहां जाइए. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए हमारे जो आइलैंड्स है, 2 आइलैंड्स है. एक है हमारे अरेबियन सी में, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये छोटे आइलैंड्स क्या है हमारे, मिलाकर इनको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स. और वहीं पर यहाँ पर आपको एक चेन की तरह, जैसे ऊपर थोड़े, फिर गैप इधर, नीचे थोड़े इधर, तो दीज आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. लेट अस टॉक अबाउट बोथ द आइलैंड्स. लक्षद्वीप आइलैंड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो लक्षद्वीप आइलैंड्स क्लोज टू मलाबार कोस्ट, तो मलाबार कोस्ट के थोड़ा पास है. मलाबार कोस्ट था ना हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, मलाबार कोस्ट से पास में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं. स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं, स्मॉल कोरल आइलैंड. नाउ दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू एक्सप्लेन. बच्चों ये आइलैंड बने कैसे? कभी आपने सोचा है कि आइलैंड बना कैसे? मैं आपको बताती हूँ. आपने देखा है जब कुछ लोग ऐसे अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह, तो नीचे ऐसे वो चश्मा पहन के ऐसे देख रहे होते हैं, फनी से लग रहे होते हैं. तो वहां ना नीचे पानी में क्या होता है, कोरल्स होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर के ऐसे कोरल रीफ्स होती हैं. वही जो कोरल्स होते हैं ना, जो आपको अंडर वाटर ऐसे दिखता है कि ये क्या ऑर्गेनिज्म है, क्या है पता नहीं, तो वो कोरल्स जो होते हैं बच्चों, वो कोरल्स सेक्रीट करते हैं अपने से कैल्शियम कार्बोनेट. वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ऐसे पानी के ऊपर जाती है और सतह पर जम जाती है. तो ये जो कोरल्स होते हैं दे सेक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, और उससे क्या होता है, वो पानी के ऊपर सतह बन जाती है, जमीन की तरह बन जाती है, जम जाती है. तो उन्हीं कोरल्स की वजह से जो जमीन बनी है उन्हीं को कोरल आइलैंड बोला जाता है. लक्षद्वीप इज ऑल्सो अ कोरल आइलैंड. अमेजिंग. ठीक है. लक्षद्वीप इज ऑल्सो कोरल आइलैंड.
पहले इसको लैकेडिव, मिनिकॉय, अमिंडिव के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया 1973 में। बहुत छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का। हेडक्वार्टर्स है कावरत्ती आइलैंड में और बहुत फ्लोरा फौना पाई जाती है, मतलब बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत जानवर हैं। पिति आइलैंड, जो इनमें से एक छोटा सा आइलैंड है, लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड्स है ना, तो उसमें से एक छोटा सा आइलैंड है पिति आइलैंड, विच इज अनइनहेबिटेड, मतलब वहां कोई इंसान नहीं रहता है, बट इट हैज अ बर्ड सेंचुरी, मतलब उस आइलैंड में पूरी बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, तो वेरी नाइस। उसी के साथ चलो बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है, सभी को पता है। इलोंगेटेड चेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ऊपर वाले आइलैंड्स जो हैं उनको अंडमान बोला जाता है, नीचे वाले को निकोबार बोला जाता है। अगर आप इधर देखोगे तो ऊपर वाले अंडमान है, नीचे वाले जो है वो ये वाले नीचे वाले निकोबार है, ऊपर वाले अंडमान है, ठीक है। चेन की तरह, ऊपर से नीचे चेन की तरह आ रहे हैं। बिगर, मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, लक्षद्वीप के कंपैरिजन में ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, ज्यादा नंबर्स में भी आइलैंड्स ज्यादा हैं, स्कैटर्ड हैं, थोड़े फैले हुए भी हैं। They are believed to be elevated parts of the submarine mountains. Here is what gets interesting. बच्चों आपने वो देखा था हिमालयन माउंटेन्स को। हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ ईस्ट में जब गए थे वो नीचे साउथवर्ड्स शिफ्ट हो गए थे, साउथवर्ड्स की तरफ एक्सटेंड हो गए थे, साउथ में आ गए थे, जिसको हम बोल रहे थे कि जब ये ईस्ट में टर्न लिया तो ये पूर्वांचल माउंटेन्स हो गए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ईस्ट की तरफ इधर टर्न हुए थे, वो पूर्वांचल माउंटेन्स हो गए थे, यहाँ पे है ना पूर्वांचल माउंटेन्स हो गए थे। अब यार ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ माउंटेन्स, मतलब कि यहाँ पे जैसे माउंटेन रेंज, ऐसा माना जाता है कि कुछ रेंज तो पानी के नीचे धंस गई, कुछ रेंज तो माउंटेन्स की पानी के नीचे धंस गई, मतलब पानी ऊपर रह गया, पहाड़ नीचे रह गए। बट कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो पानी के ऊपर है, मतलब जैसे कि पानी है तो कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो पानी के ऊपर हैं, और ये जो पहाड़ हैं जो पानी के ऊपर हैं वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। मतलब एलिवेटेड पोर्शन जो है पहाड़ों का, उसी पहाड़ का जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, कुछ यहाँ पे पहाड़ बीच में पानी के नीचे धंस गए, और उसी का जो एलिवेटेड पोर्शन है, जो उठा हुआ पोर्शन है पानी से ऊपर, वही हमारे अंडमान निकोबार की जमीन है। वही पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा अंडमान निकोबार की जमीन माना जाता है। एलिवेटेड पोर्शन ऑफ माउंटेन्स इज कंसिडर्ड एज द जमीन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पर है, मतलब गर्मी वगैरह सी रहती है, थिक फॉरेस्ट कवर है, बहुत रिच फ्लोरा फौना है, पेड़ पौधे, हमारे जानवर बहुत ज्यादा मौजूद है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड में पाया जाता है, अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ अंडमान निकोबार की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं, याद रखिएगा। बट हाँ यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर, वही एलिवेटेड पोर्शन ऑफ माउंटेन इसको माना जाता है, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कोरल आइलैंड्स, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलो अभी क्या क्वेश्चन है हमारे पास? यस, फॉर्मर नेम, लक्षद्वीप आइलैंड को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? अंडमान निकोबार, लैकेडिव, मिनिकॉय, अमिंडिव, मालदीव्स या शेगोस आर्चिपेलागो? ऐसा तो हमने कहीं शब्द सुना ही नहीं है, तो हमें पता है कि द करेक्ट आंसर इज लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिंडिव, और बाद में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया है 1973 में नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, कहां पर पूरा मतलब ऐसे कैपिटल बना दिया है लक्षद्वीप का, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन सारी चल रही है, तो दैट इज कावारत्ती। अंडमान निकोबार आर बिलीव्ड टू बी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या माने जाते हैं कि दे आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स, की कुछ पहाड़ तो देखो ये पानी था तो कुछ पहाड़ तो इधर नीचे रह गए, और अंडमान निकोबार वाले पहाड़ जो है ऐसे ऊपर आ गए, तो ये वाला जो एलिवेटेड पोर्शन है दिस इज अंडमान निकोबार आइलैंड, ओके, ये माना जाता है। चलिए, तो इसी के साथ मेरे बच्चों हमारा जो आज का ये चैप्टर है, ये जो वन शॉट है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हर एक फिजिकल फीचर फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, everything we have completed with a proper explanation, and I hope this particular session helps you all. तो जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, सारे के सारे इसके क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपकी ज्वालामुखी मैम आज बच्चों चलती हैं आपको थैंक यू बोलकर, और अगले सेशन में आपसे मैं मिलूंगी जहां पर मैं नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। तो आप क्या पढ़ना चाहते हो, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।